नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम भूगोल एनसीईआरटी या ज्योग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 10th के तहत खनिज और ऊर्जा संसाधन एनसीईआरटी के क्लास 10th की भूगोल में खनिज और ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और 2-3 बिंदुओं पे मैपिंग भी करेंगे। ठीक, इसी चैप्टर के लास्ट में थोड़ा सा मैपिंग भी देखेंगे इंडिया के संदर्भ में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से बस निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो जो भी बनाए जा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज के सभी पीसीएस 2026, 72 बीपीएससी, आरओ की वैकेंसी, लोअर या यूपी ट्रिपल एससी की जो भी एग्जाम होने वाले हैं इन संदर्भ में, साथ ही साथ आरपीएससी, आपका एमपीपीएससी हुआ, झारखंड, जहां भी करंट अफेयर्स या जीएस के मैटर से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी बिंदुओं को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले एनसीईआरटी समाप्त करने के बाद तब चैप्टर के अनुसार एक चैप्टर, 2 चैप्टर सभी विषयों के, सभी जीएस के सब्जेक्ट के, इतिहास, भूगोल, संविधान के सभी क्लास आपको परमानेंट रेगुलर 1 से 2, 2 से 3 क्लास, और साथ ही साथ एमसीक्यू खूब अच्छे से नए एमसीक्यू और विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र सभी का अध्ययन आपको निःशुल्क कराया जाएगा। आप लोगों से बस निवेदन है, पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा और खनिज संसाधन। खनिज क्या है? खनिज वह प्राकृतिक, अकार्बनिक, निश्चित रासायनिक संगठन और निश्चित क्रिस्टलीय संरचना वाले पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी की परपटी में पाए जाते हैं। अब देखिए, जब आपसे कभी प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे, ठीक, कि खनिज क्या है, भारत में पाए जाने वाले या विश्व के किसी क्षेत्र में या किसी खास खनिज विशेष, लोहा पूछ ले, एल्युमिनियम पूछ ले, या कोई एक खनिज के बारे में पूछ ले, कोयला पूछ ले, जब पूछे खनिज के बारे में तो आप खनिज की परिभाषा प्री और मुख्य परीक्षा में जरूर लिखिए। जब भी आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो अगर खनिज के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहा है, कुछ भी पूछे आपसे, तो आप पहले तो परिभाषा लिख के, मैंने पहले 1-2 वीडियो में पहला बताया कि मुख्य परीक्षा के उत्तर कैसे लिखें। तो उसमें आप जब भी कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें कोई पारिभाषिक शब्दावली है, ठीक, आपको लग रहा है कि प्रश्न में ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा लिखना, अर्थ स्पष्ट करना जरूरी है, तो आप भूमिका से ही शुरुआत करिए। और ऐसे प्रश्नों में भूमिका बहुत अच्छी मानी जाती है कि आप परिभाषा से लिखेंगे, ठीक, ताकि एग्जामिनर को समझ में आएगा कि बच्चे के पास खनिज, जैसे यहाँ विषय है खनिज के संदर्भ में, पता है खनिज क्या है। तो खनिज वह प्राकृतिक, मानव निर्मित नहीं है, याद रखिएगा, अकार्बनिक, निश्चित रासायनिक संगठन और निश्चित क्रिस्टलीय संरचना वाले पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी की भूपरपटी या परपटी में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण दे दीजिए, इसको डायग्राम बना के या पॉइंट बना के, लौह है तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, ये अभ्रक है माइका, चूना पत्थर, ठीक, लाइम स्टोन, माइका, बॉक्साइट, कॉपर, आयरन, ठीक। अब खनिजों का महत्व क्या है, यही मुख्य परीक्षा में पूछेगा। देखिए, एनसीईआरटी के आधार पे ही चीजें हैं, इसमें अलग से कुछ नहीं जोड़ा गया, जो एनसीईआरटी के चैप्टर में है उसी को व्याख्यायित करके बताया जा रहा है बस। खनिजों का महत्व क्या है? उद्योगों के आधार हैं भाई, कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आधारभूत संरचना, रेल, सड़क, भवन निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। ऊर्जा उत्पादन, रक्षा उद्योग, परिवहन, मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उर्वरक या कृषि उर्वरक के साथ तो उत्पादन होता है। कृषि उर्वरक के रूप में खनिजों में उपयोग किया जाता है, जैसे प्राकृतिक गैस का उपयोग बड़े पैमाने पे किया जाता है। यदि कृषि उपकरण भी होगा, ठीक, कृषि उपकरणों का निर्माण भी खनिजों के माध्यम से किया जाता है। जिस देश के पास जितना अधिक खनिज संसाधन है वह औद्योगिक विकास उतना अधिक हुआ है। आप विश्व परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, एक आध दो अपवाद छोड़ दीजिए, तो अधिकतर ऐसे देश हैं जिनके पास खनिज संसाधन था अच्छा और उनका औद्योगिक विकास अच्छा हुआ है, ठीक। खनिजों की कुछ विशेषताएं हैं। अब जब मुख्य परीक्षा आप लिखिए तो उनको डायग्राम करके समझा सकते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इनकी रासायनिक संरचना क्या होती है, निश्चित होती है, निश्चित भौतिक गुण होते हैं, सीमित संसाधन है, याद रखिएगा, जो भी खनिज संसाधन है सीमित हैं, ये अनवीकरणीय है, ठीक।
और इनको बनने में, इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला हुआ या लोहा हुआ, इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। खनिज चट्टानों के निर्माणकारी तत्व हैं। चट्टानों से क्रमशः अनेक वर्षों में निर्मित हुए हैं। अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। भारत के संदर्भ में ज्यादातर प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत, ठीक, याद रखिएगा। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निर्माण होता है। पूछा जाता है कि कोई खनिज है तो उससे दूसरा कौन सा तत्व बनाया जाता है, तो एल्युमिनियम का निर्माण बॉक्साइट से होता है, ठीक। जैसे आयरन के अनेक वो पाए जाते हैं उत्पाद या खनिज के तत्वों के रूप में आगे पढ़ेंगे। लौह अयस्क भारत या विश्व के औद्योगिक विकास की रीढ़ है। बिना लौह अयस्क का कोई भी निर्माण कार्य संभव नहीं है, याद रखिएगा। किसी न किसी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक। बिना लोहे का कोई निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सकता आज के समय में। प्लेसर निक्षेपों में सोना और प्लेटिनम पाए जाते हैं। प्लेसर निक्षेपों में सोना और प्लेटिनम पाए जाते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। समुद्री जल में अर्थात सागरीय क्षेत्र में मैग्नीशियम और ब्रोमीन के प्राप्त होने की संभावना है। खनिज सीमित हैं, अनवीकरणीय संसाधन है। ये चीजें आप विशेषताओं में लिख सकते हैं। आपके प्रश्न में अगर पूछे खनिज के संदर्भ में प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक। अब खनिज पाए कहाँ जाते हैं, देखिए याद रखिएगा, चट्टानों के संदर्भ में ही पूछता है। मैंने आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानों के बारे में या रूपांतरित चट्टानों के बारे में एक वीडियो शुरू में एनसीईआरटी का पढ़ा दिया। आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट है, वहाँ सारी एनसीईआरटी के ही वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक। आप क्रम से रोज आप लोग एक काम किया करिए, जो भी है ऐसे वीडियो को उस समय जरूर सुना करिए ईयरफोन लगा के, या जब कोई काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लेटे हैं या खाना खाने के बाद या खाना खाने के समय, खाना बनाते समय ऐसे वीडियो को चला के छोड़ दिया करिए, ताकि आपको कुछ न कुछ बातें वीडियो के माध्यम से सुनने में पता चले और याद होती रहती है, ठीक। एक बार देखिए, फिर दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, 3 बार अगर कोई वीडियो देख लेंगे, काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में क्या पाया जाता है, तांबा, जस्ता, सीसा और टिन। आग्नेय एवं कायांतरित शैलों में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लेगा, दुविधा मत रहिएगा। तांबा, जस्ता, सीसा, टिन आग्नेय और कायांतरित में पाए जाते हैं। औषधि में कौन से पाए जाते हैं, कोयला, जिप्सम, नमक, पोटास। ये कोयला का औषधि वाला कई बार पूछा गया है। अगर सभी एग्जामों को आंकड़ा देखेंगे तो हजारों क्वेश्चन ऐसे आए हैं, कोयला और औषधि, ठीक। कोयला जो है औषधि चट्टानों में पाया जाता है, औषधि शैलों में। अब अच्छा, ऐसे बॉक्साइट का निर्माण होता है। जलोढ़ निक्षेप में सोना, चांदी, प्लेटिनम और टिन का निर्माण होता है। समुद्री जल में या सागरीय क्षेत्र में मैग्नीशियम, ब्रोमीन और नमक का निर्माण होता है, ठीक। तो ये चीजें याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। जैसे भारत में धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, यहाँ अनेक धातुएं पाई जाती हैं। याद रखिएगा, धारवाड़ में धातुएं खूब पाई जाती हैं, ठीक। और कोयला कहाँ पाया जाता है, भारत के कोयला पाया जाता है, कोयला गोंडवाना। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं, कोयला गोंडवाना, तो याद रखिएगा कोयला गोंडवाना, ठीक। धारवाड़ धातु, अनेक धातुएं हैं, ज्यादातर धातुएं धारवाड़ क्रम में पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा, ये ट्रिक कभी भूलेंगे नहीं। अब जैसे कुछ राज्यों में कैसे है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, जैसे झारखंड लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक, कोयला। उड़ीसा लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, क्रोमाइट। छत्तीसगढ़ लौह अयस्क, कोयला। कर्नाटक लौह अयस्क, सोना। राजस्थान तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर। मध्य प्रदेश मैग्नीज, तांबा, हीरा, ठीक। ये कोई मतलब नहीं है ट्रिक का। अब लौह अयस्क जो खनिज है उसके बारे में देखिए। लौह अयस्क भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है, विश्व का है, भारत भी है, दोनों मान चलिए। यह लोहा इस्पात उद्योग का प्रमुख आधार है। अब देखिए, मैंने बताया ना, खनिज के रूप में डायरेक्ट लोहा नहीं मिलता, मैग्नेटाइट मिलता है, हेमेटाइट, ऐसे इसके
4 से 5 अयस्क पाए जाते हैं, ठीक। तो उन्हीं से क्रमशः लोहे का निर्माण होता है। तो देखिए मैग्नेटाइट जो होता है ये सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है, अर्थात सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला। इसमें 70% लोहा, अगर मान लीजिए 100 केजी मैग्नेटाइट का खनन किया गया, इसमें 70 केजी लोहा निर्मित होगा कंपनी में, ठीक। जो चुंबकीय गुणों वाला होता है सर्वोत्तम गुणवत्ता का। तो याद रखिएगा पूछा गया है कि गुणवत्ता के आधार पर क्रम में मिलाएं, 1 2 3 करके दे देगा, 3 या चारों नाम दे देगा, क्रम से पूछेगा। तो या तो बढ़ते क्रम में होगा या घटते क्रम में। अब प्रश्न में जैसा पूछे वैसे ध्यान रखिएगा। मैग्नेटाइट पहला ऐसा है जिसमें सर्वाधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है, अर्थात यह सबसे उत्तम माना जाता है। दूसरे पर आता है हेमेटाइट, ठीक। इसमें 50 से 60% लोहा पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट पाया जाता है। अब यही बात याद रखिएगा, भारत में पूछा है कई बार, इसलिए जोर दे के बता रहा हूँ कि याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क या लोहे के जो अयस्क हैं उसमें हेमेटाइट सर्वाधिक पाया जाता है भारत में, ठीक। भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक अयस्क है, निर्यात योग्य गुणवत्ता, ठीक। अब लोहे के संबंधित प्रमुख खान और राज्य कई बार मिलान करने के लिए पूछता है, 1 2 3 4 दे देगा और इधर ए बी सी डी दे देगा, कुछ नाम खान का नाम दे देगा, राज्य दे देगा। अब मिलान करिए। तो ये चीजें याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। आप सॉल्व पेपर देखेंगे तो आपको ये भी चीजें मिलेंगी। उड़ीसा है जैसे आपका, उड़ीसा में कौन कौन से खदानें हैं लोहे से संबंधित हैं ये, क्योंझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला दंतेवाड़ा जिला में है, ठीक। झारखंड का सिंहभूम जिला खदान क्षेत्र, कर्नाटक बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, ठीक। गोवा में निर्यात हेतु प्रसिद्ध केंद्र हैं। इस्पात उद्योग, रेलवे, पुल, भवन, मशीन निर्माण, जहाज निर्माण, ऑटोमोबाइल, रक्षा उपकरण में बहुत उपयोगी अयस्क है, ठीक। तो ये राज्यों का नाम और उसके खदान क्षेत्र जरूर याद रखिएगा, ठीक। उड़ीसा अभी इसका मैपिंग में करा देंगे और समझा देंगे वहाँ पे, तो इसको याद रखिएगा। उड़ीसा में क्योंझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज है। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान लोहे की खान है। झारखंड में सिंहभूम जिले में, कर्नाटक बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु। गोवा निर्यात हेतु। तांबा कापर होता है इसका अंग्रेजी नाम। यह विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का प्रमुख आधार है तांबा, ठीक। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का प्रमुख आधार है, बिजली का उत्कृष्ट चालक है। विद्युत तार निर्माण, ट्रांसफार्मर, मोटर, मोबाइल, कंप्यूटर, सिक्के, मिश्र धातुएं निर्माण, पीतल और कांसे में इसका प्रयोग होता है, ठीक। राजस्थान की खेतड़ी खान भारत और विश्व में प्रसिद्ध खान है, ठीक। ये तांबे की खान है। मलज खंड है ये मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी खान तांबे की ये है। देखिए अब याद करिएगा, खेतड़ी राजस्थान में है, एक प्रसिद्ध खान है तांबे की। ये कई बार पूछा गया है राजस्थान में, लेकिन अभी तक के जो अध्ययन हुए हैं उसके आधार पे मलज खंड जो है भारत का सबसे बड़ा तांबे की खान है। उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ जो प्रमाण मिले हैं उसके आधार पे बताया जा रहा है कि यहाँ सब खदान अभी चल रहे हैं, लेकिन उस स्तर पे नहीं पूरा खदान कर लिया जाए। भारत की सबसे बड़ा निक्षेप है, मतलब तांबे का जो निक्षेप है अंदर धरातल के अंदर, उसमें सबसे बड़ा यही है, ठीक। सिंहभूम झारखंड में है, ठीक। मलज खंड जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तांबे की खान है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, आपसे पूछ लेगा तो आप दुविधा में मत रहिएगा। मानचित्र में देखिए उड़ीसा, ठीक। उड़ीसा आपका है लौह अयस्क, बॉक्साइट और मैग्नीज के लिए मुख्यतः। छत्तीसगढ़ आपका है लौह अयस्क। झारखंड हो जाएगा लौह अयस्क तांबा, ठीक। कर्नाटक लौह अयस्क मैग्नीज और राजस्थान तांबा खेतड़ी। मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा ये मैग्नीज और तांबा के लिए, ठीक। तो इस तरह से आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, अगर भूगोल, इतिहास और संविधान आप गलत नहीं करेंगे किसी भी परीक्षा में तो आप प्री कभी फेल नहीं होंगे, ठीक। ये बात याद रखिएगा। मैग्नीज यह इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है, मतलब इस्पात उद्योग का एक सहायक खनिज है। स्टील निर्माण,
मिश्र धातु निर्माण, ड्राई बैटरी निर्माण, रसायन उद्योग, कांच उद्योग में मैग्नीज का बहुत प्रयोग होता है। उड़ीसा पहले स्थान पे मैग्नीज उत्पादन में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। ठीक, स्टील निर्माण में मैग्नीज सबसे आवश्यक होता है, तो याद रखिएगा। स्टील जो निर्मित किया जाता है, आप लोग को एक बात बता दूं, मैग्नीज तो प्रयोग किया जाता है, ये बात सही है। ठीक, लेकिन प्रश्न में कई बार पूछा गया है कि जो स्टील का निर्माण होता है, इसमें कठोरता लाने और चमक लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे जंगरोधी बनाने के लिए, ठीक, एक प्रश्न आता है, और एक कठोरता लाने के लिए। लोहे में और कठोरता लाने के लिए जो स्टील बनाया जाता है, उसे कठोर किससे बनाया जाता है? जंगरोधी। देखिए, मैग्नीज का प्रयोग तो किया जाता है। अब स्टील का वो देखेंगे, क्या नाम है, प्रतिशत की कौन कौन से तत्व इसमें मिलकर बने हैं खनिज, तो मैग्नीज भी है। लेकिन दो प्रश्न और आते हैं, कई बार पूछे हैं, इसका कमेंट में उत्तर आप देंगे। जिसको नहीं आता वो कमेंट करेगा तो उसको उत्तर इसका मिलेगा। कौन सा तत्व मिलाए जाने पर खनिज कठोरता आती है, मतलब स्टील और कठोर हो जाता है, और कौन सा तत्व मिलाने पे जंगरोधी बनता है। ठीक, इसको अब जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। जो कमेंट करेगा उसको इसका उत्तर मिलेगा। अगर आ रहा है तो उत्तर बताइएगा, नहीं आ रहा है तो पूछिएगा, हम उसका उत्तर आपको कमेंट में बताएंगे। ठीक, जो प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते। अब बॉक्साइड है। ठीक, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। यह उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में की चट्टानों में अपक्षय से बनता है। विमान निर्माण, रेलवे, विद्युत तार, रसोई के बर्तन, पैकेजिंग, रक्षा उद्योग में इसका प्रयोग होता है। कोरापुट और कालाहांडी उड़ीसा की जो खान क्षेत्र है बॉक्साइड के लिए। ठीक, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बॉक्साइड का उड़ीसा ही है। ठीक, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक उड़ीसा है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, भारत में हेमेटाइट पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में लौह अयस्क से। ठीक, यह 50% से 60% इसमें लोहा पाया जाता है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता का लोहे का अयस्क है। ठीक, मैग्नेटाइट भारत में कम मात्रा में पाया जाता है लेकिन बहुत कम। बैलाडीला लौह अयस्क की खान है। मलजखंड भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान है, एमपी में। खेतड़ी राजस्थान में तांबा का एक उत्पादक केंद्र है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। उड़ीसा लौह अयस्क, बॉक्साइड और मैग्नीज के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। मैग्नीज इस्पात निर्माण में प्रमुख आवश्यक तत्व है। एल्युमिनियम जंगरोधी और हल्की धातु है। गोवा लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो इस तरह से इसको देख लीजिएगा, एक जो ऊपर बताया वही है। ठीक, लोहा उत्पादन में और मैग्नीज और तांबा बॉक्साइड। ठीक, अभ्रक चूना पत्थर खनन प्रभाव देखिए, अभ्रक माइका कहा जाता है अंग्रेजी में। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है जिसे बहुत पतली, पारदर्शी और लचीली परतों के में विभाजित किया जाता है। ठीक, यह विद्युत रोधक होता है अभ्रक। ठीक, ऊंचे तापमान को सह सकता है, ऊंचे तापमान को सह सकता है। बिजली का कुचालक होता है अभ्रक, याद रखिएगा, विद्युत का कुचालक होता है। हल्का, चमकदार और लचीला होता है। रासायनिक प्रभावों के से कम प्रभावित होता है। यह विद्युत उद्योग में ट्रांसफार्मर निर्माण, मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव, मोबाइल, कॉस्मेटिक और पेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। झारखंड की कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग में अभ्रक पाया जाता है। कोडरमा जो है भारत की अभ्रक नगरी कही जाती है, पूछ सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, ये आपको इतने सरल बताया जा रहा है तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि प्रश्न हमारे जो ज्योग्राफी या आज के पीसीएस कार्य बड़े कठिन आ रहे हैं। देखिए, प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। अब जैसे बनते क्या हैं, या तो आपसे दे देगा दो कथन, एक ए दे देगा, एक आर। कथन ए आर दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। एक सही है, बी गलत है, बी सही है, ए गलत है। एक तो ये प्रश्न बनेगी, एक प्रश्न बनेगा 1, 2, 3 कथन दे देगा, यहीं से कहीं से दे देगा। ठीक, और पूछ लेगा एक सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सही है, दो और तीन सही है।
अब जब आपको पता होगा तभी तो करेंगे आप इसको। जैसे लिख दे कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कही जाती है। अगर आपको पता है तो कहेंगे हाँ ठीक है, ये कथन हमारा सही है। दूसरे में ये कह रहा है कि अभ्रक जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, हाँ ये भी सही है, ठीक। तीसरे में कुछ और लिख दे, इसका उपयोग कहाँ पे होता है कहाँ नहीं होता, और फिर उसे विकल्प बना दे। यही प्रश्न कठिन बन जाता है फिर, ठीक है। प्रश्न कठिन बनाने के लिए कोई अलग से कहीं से कोई चीज नहीं ला जाती, आपके वन लाइनर ऑप्शन से हटा के डिस्क्रिप्टिव प्रश्न बना दिया जाता है, आपको लगता है कठिन हो गया, ठीक। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर क्षेत्र और राजस्थान का भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, ठीक, अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब जैसे चूना पत्थर देखिए, लाइमस्टोन, चूना एक अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर याद रखिएगा, कोयला भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसका मुख्य संगठक क्या है रासायनिक? कैल्शियम कार्बोनेट। चूने पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर या लाइमस्टोन। यह सीमेंट उद्योग का महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ठीक। सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है सीमेंट निर्माण में। इस्पात में भी है, लोहे की अशुद्धियों को हटाने के लिए भवन निर्माण, चूना, प्लास्टर और भवन निर्माण। रासायनिक उद्योग में कैल्शियम कार्बाइड, सोडा ऐश और कांच उद्योग में प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर के उत्पादक राज्यों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु प्रमुख हैं। भारत का सीमेंट उद्योग मुख्यतः चूना पत्थर पर ही आधारित है, ठीक। देखिए खनिज, अब मेंस के संदर्भ में ध्यान दीजिएगा, खनन का प्रभाव क्या पड़ रहा है? तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेंगे, एक सकारात्मक हो जाएगा, एक नकारात्मक, ठीक। खनन आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि परंतु अनियोजित खनन से पर्यावरण और मानव जीवन को गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। तो ये बहुत अच्छी लाइन हो गई। वनों की कटाई प्रभाव क्या होगा? भाई जहाँ खनन होता है, मान लीजिए कुछ हेक्टेयर क्षेत्र में खनन कार्य करना है, तो वहाँ जो भी पेड़ पौधे होंगे सब पहले काट दिए जाएंगे, उनको वहाँ से समाप्त कर दिया जाए। तो वनों की कटाई होती है, नई खदानों के लिए बड़े पैमाने पे जंगल काटे जाते हैं। भूमिक्षरण, अब जब वनों की कटाई हो गई तो वहाँ पे भूमि, गहरे गड्ढे, मिट्टी के कटाव, भूमि की उर्वरता में कमी आने लगती है। जल प्रदूषण, खनन से अपशिष्ट नदियों, भूजल को दूषित किया जाता है, प्रदूषित होती है। वायु प्रदूषण, धूल और धुएं के कारण श्वसन रोग की क्रिया में वृद्धि होती है। जैव विविधता का विनाश, वन्य जीवों का आवास नष्ट होता है, ठीक। ये तो बात हो गई पर्यावरणीय प्रभाव। सामाजिक प्रभाव क्या होता है? याद रखिएगा, हर चीज को समझेंगे तभी जाके आपका उत्तर पूरा होता है। आप लोग थोड़ा सा लिख के चले जाते हैं ज्योग्राफी के संदर्भ में, आपसे पूछ ले खनन का प्रभाव क्या है, दुष्प्रभाव, आप सिर्फ पर्यावरणीय या ज्योग्राफी के सेंस में लिख दिए। सामाजिक प्रभाव भी होता है पर अगर खनन होगा तो, मान लीजिए जिस क्षेत्र में खनन कार्य शुरू करना है वहाँ आदिवासी समुदाय रहते हैं, अब उनको तो वहाँ से हटाना पड़ेगा ना, तो विस्थापन की समस्या होगी। और स्वास्थ्य समस्याएं, जिस क्षेत्र में खनन होता है वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेज बढ़ता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आजीविका पर संकट, भाई ग्रामीण कोई आदिवासी समुदाय, उसको वहाँ से हटा देंगे, वो पहले से ही वहाँ पर जीविका के आधार पर वहाँ पे रह रहा था स्थायी रूप से, तो उसे नई जगह पे ले जाएंगे तो वो वहाँ सर्वाइव करने में उसको दिक्कत होती है, दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। सकारात्मक प्रभाव क्या है? रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। भाई खनन कार्य शुरू होगा तो कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। औद्योगिक विकास के लिए जरूरी होता है खनन। निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा देने में भी ये सहायक है, साथ ही साथ सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है। नकारात्मक, संसाधनों का क्षय होता है, पुनर्वास की समस्या, पर्यावरणीय लागत, दीर्घकालिक नुकसान, ठीक। खनिज संरक्षण के क्या उपाय हो सकते हैं? खनिज संरक्षण में, खनिज सीमित संसाधन है, इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, अर्थात कोयला, लोहा, तांबा जो भी है ये सीमित हैं, इसलिए इनका उपयोग जो होता है वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत नियंत्रित रूप से करना चाहिए। संरक्षण के उपाय, वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर खनन कार्य को लागू करना। पुनर्चक्रण, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि का पुनः उपयोग करना, ठीक। जैसे कोई मशीन बनी, मशीन खराब हो गई, अब उससे निर्मित मशीन निर्माण में जो लोहा प्रयोग हुआ था आप उसे छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस लोहे से बदल के या बेच के कोई दूसरी मशीन आपको लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि जैसे आप बेचेंगे वो लोहा क्या होगा, चला जाएगा पुनः कंपनी में।
अब उस मशीन को गला के लोहे लोहे में ढाला जाएगा, फिर उस लोहे का प्रयोग अनेक कार्यों में किया जाएगा। तो विकल्पों का उपयोग करना चाहिए, जहाँ संभव हो वहाँ वैकल्पिक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। अपशिष्ट का उपयोग, खनन अपशिष्ट का पुनः उपयोग किया जाए। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, खनन के बाद भूमि का पुनर्वास किया जाए। सतत विकास, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय क्षरण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। खनिज संसाधनों का दोहन आवश्यक है। खनिज संसाधनों का दोहन आवश्यक है, किंतु उसका संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के हित में भी करना उतना ही आवश्यक है। अब देखिए, लाइन बहुत अच्छी है कि खनिज पदार्थों का दोहन करना एक अच्छी बात है, परंतु भारत के संरक्षण या भारत के भविष्य के लिए पीढ़ियों के हित में उतना ही यह आवश्यक है इनका संरक्षण करना। अभ्रक विद्युत रोधक है। कोडरमा झारखंड में अभ्रक की खान है। चूना पत्थर CaCO3। सीमेंट उद्योग में कच्चा माल में चूना पत्थर का प्रयोग होता है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। वैज्ञानिक खनन पर्यावरण की क्षति को कम करता है। पुनर्चक्रण खनिज संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय है। ठीक, खुली खदानों में भूमि क्षरण अधिक होता है। खनन से वनों की कटाई बढ़ती है। खनन से भूजल का प्रदूषण बढ़ता है। जैव विविधता पर खनन का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सतत विकास खनिज संरक्षण का आधार है। अभ्रक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभ्रक जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर इसका उद्योग में फ्लक्स के रूप में किया जाता है। देखिए, ऊर्जा संसाधन क्या है। अभी तो हमने खनिज संसाधन पढ़ा, अब ऊर्जा संसाधन क्या है। ठीक, वे प्राकृतिक संसाधन जिसमें ऊष्मा, प्रकाश, बिजली और यांत्रिक शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा संसाधन कहते हैं। कौन कौन से तत्व? ऊष्मा प्राप्त हो, प्रकाश की प्राप्ति हो बिजली के रूप में, और ऊष्मा की प्राप्ति हो, ठीक, यांत्रिक शक्तियों से युक्त हो, तो यह ऊर्जा संसाधन है। इसका वर्गीकरण दो रूप में किया जाता है, पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, गैर पारंपरिक। पारंपरिक में कौन सा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। ठीक है, पारंपरिक हैं। गैर पारंपरिक में सौर ऊर्जा, पवन, बायोगैस, ज्वारी और भूतापीय। भारत में कोयला और बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। ठीक, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, बात सही है। प्राकृतिक गैस स्वच्छ ईंधन का आधार है। अब देखिए, कोयला देखिएगा तो भारत के संदर्भ में कोयला जीवाश्म ईंधन है, जो करोड़ों वर्ष पूर्व दलदली क्षेत्रों में आगे उगे पौधों के अवशेषों से दबने से उच्च तापदाब से बनते हैं। कोयला जैसे पीट, कोयले के प्रकार याद रखिएगा, 4 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। क्रम से पूछा है, या तो बढ़ते क्रम में पूछेगा या घटते क्रम में। ठीक, तो सबसे कम होता है गुणवत्तापूर्ण पीट, ठीक, या निम्नतम गुणवत्ता वाला कोयला है। उसके बाद आता है लिग्नाइट, भूरा कोयला कहा जाता है। तमिलनाडु में सबसे निवेली क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है प्राप्ति का, कौन सा? लिग्नाइट कोयले के। बिटुमिनस, बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। कोयले के रूप में बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक, इसका उपयोग बिजली और उद्योगों में किया जाता है। एंथ्रासाइट, ठीक, यह लोहे क्या नाम है, कोयले में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। ठीक, सर्वोच्च गुणवत्ता लगभग 90% से अधिक। जम्मू कश्मीर में सीमित क्षेत्र है और यह केरल या समुद्री क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना है। प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र जैसे झरिया, बोकारो, गिरिडीह, पश्चिम बंगाल रानीगंज, छत्तीसगढ़ कोडरमा, उड़ीसा तालचर, मध्य प्रदेश सिंगरौली, तेलंगाना सिंगरेनी, तमिलनाडु नेवेली। ठीक, ये सभी आप ध्यान दीजिएगा। मिलान करने के लिए कभी पूछे तो आप दुविधा में मत रहिएगा। देखिए, कोयला उत्पादक में रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। झरिया, बोकारो दोनों कहाँ है? झारखंड में। छत्तीसगढ़ में कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, उड़ीसा में तालचर है और तेलंगाना में
सिंगरेनी क्षेत्र है जैसे आप उतर सकते हैं अगर उतरना चाहें तो। प्रमुख है पेट्रोलियम क्षेत्र, जैसे राजस्थान का बाड़मेर क्षेत्र है, असम का डिगबोई है, और आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी क्षेत्र है, ठीक। गुजरात में अंकलेश्वर क्षेत्र है, ठीक। तो आंध्र प्रदेश के बाड़मेर में, फिर असम के डिगबोई में, फिर गुजरात के अलेक्जेंडर में, और गुजरात के तो पेट्रोलियम का इस तरह से आप देखेंगे। इसके बाद है भारत की गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक। जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा ऊर्जा पाइपलाइन है। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। बिटुमिनस सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और क्या नाम भारत पाया जाने वाला कोयले की प्रजाति है, ठीक। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। मुंबई हाई प्रमुख अपतटीय क्षेत्र है। मुंबई हाई जो है वह प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र है। डिगबोई असम में है, सबसे पुरानी तेल की खदान है, ठीक। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन पाई जाती है, CH4, मैंने कल बताया था इस पे साइंस जब पढ़ाया था। तो मीथेन के बारे में। CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। PNG क्या है? पाइप्ड नेचुरल गैस। HVJ पाइपलाइन भारत की प्रमुख गैस लाइन है, ठीक। ऊर्जा संसाधन, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। देखिए जल विद्युत जो होता है यह बहाव के साथ मतलब टरबाइन चला के विद्युत उत्पादन किया जाता है। प्रमुख परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नंगल सतलज पे है, याद रखिएगा। टिहरी भागीरथी में है, और हीराकुंड महानदी में। सूर सरोवर नर्मदा में। नागार्जुन सागर कृष्णा में, ठीक। लाभ स्वच्छ, सस्ती और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण में सहायक। ताप विद्युत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मुख्यतः 3 चीजें हैं, ठीक। कौन से ताप विद्युत में है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक, जिससे बिजली उत्पादन की जाती है। सिंगरेनी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बॉर्डर पे है। कोरबा छत्तीसगढ़ में, विंध्याचल मध्य प्रदेश में ताप विद्युत गृह, याद रखिएगा विंध्याचल में है। विंध्याचल उत्तर प्रदेश मत समझ लीजिएगा, फरक्का पश्चिम बंगाल में है, ठीक। यह वायु प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण होता है ताप विद्युत केंद्र, ठीक। अब जैसे जल विद्युत में सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे, नागार्जुन कृष्णा पे है, और यह स्वच्छ सस्ती सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में सहायक होती है। अधिक लागत, विस्थापन और पर्यावरणीय समस्या इससे भी उत्पन्न होती है। कभी पूछ ले जल विद्युत के बारे में तो नकारात्मक पक्षों में यही होगा कि इसमें लागत बहुत आती है, क्योंकि बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। विस्थापन की समस्या आती है, मानव के साथ साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों की भी समस्या हो जाती है। और पर्यावरणीय प्रभाव, परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम या प्लूटोनियम नाम के विखंडन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में है, काकरापार गुजरात, कलपक्कम कर्नाटक तमिलनाडु, कुडनकुलन तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश, ठीक। तो यह कम ईंधन में अधिक ऊर्जा देती हैं, कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक होती हैं, ठीक। रेडियोधर्मी अवशिष्ट दुर्घटना के जोखिम और उच्च लागत को बढ़ावा देता है। सौर ऊर्जा, वर्तमान में सौर ऊर्जा सबसे प्रमुख स्रोत के रूप में माना जा रहा है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में प्रमुख रूप से है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा में देखेंगे तो तेज गति से जब हवाएं चलती हैं तो टरबाइन को घुमा के ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तमिलनाडु, गुजरात प्रमुख 2 राज्य हैं जो पवन ऊर्जा के अनुकूल हैं काफी, ठीक। कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु और गुजरात, ठीक।
फिर है कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान। स्वच्छ ऊर्जा है, कार्बन उत्सर्जन नहीं करती, हवा की गति पर निर्भर है, सभी क्षेत्रों में उपयुक्त नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा है। बायोगैस या गोबर, कृषि अवशेष और जैविक अपशिष्टों के वायवीय अपघटन से बनने वाली गैस है, जिसका मुख्य तत्व कौन होता है? मीथेन। याद रखिएगा, बायोगैस का मुख्य तत्व कौन होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे सर्वप्रमुख है मीथेन, याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की, मीथेन जो होता है, ये अगर प्रतिशत की मात्रा में देखें तो सर्वाधिक तोड़ता है अन्य तत्वों को, ठीक। लेकिन CO2 जो है, इसे इसका प्रभाव बहुत विस्तृत है, लेकिन यह प्रतिशत की मात्रा में मीथेन से कम है, ठीक। इसको याद रखिएगा। खाना पकाना, बिजली उत्पादन, जैविक खादों में बायोगैस का उपयोग होता है, ठीक। यह अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण के अनुकूल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर होता है ज्वारी, जो समुद्र में ज्वार भाटा के कारण जल में होने वाले उतार चढ़ाव से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कच्छ के से खंभात खाड़ी, सुंदरवन में भारत में 3 जगह पे ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख संभावना क्षेत्र है, ठीक। कहाँ? गुजरात के कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी गुजरात और सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। यह अच्छा ऊर्जा है, प्रदूषण रहित है, सीमित स्थानों पर संभव, निर्माण लागत अधिक होती है। भूतापी, पृथ्वी के भीतर मौजूद ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा। पूगा घाटी, कई बार पूछा, याद रखिएगा, लद्दाख में है, ठीक। यहाँ पे भूतापी ऊर्जा उत्पादन संभव है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ भी है। तातापानी छत्तीसगढ़ और बकेश्वर पश्चिम बंगाल, ठीक। देखिए, डाटा है, इसको याद कर लेंगे तो आपके कई क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तुलनात्मक अध्ययन सारणी। जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा है, याद रखिएगा। बहता हुआ जल, टिहरी, भाखड़ा, नंगल, हीराकुंड, सरदार सरोवर इत्यादि प्रमुख उदाहरण हैं। स्वच्छ सिंचाई बाढ़ नियंत्रण में सहायक है। अधिक लागत आती है, विस्थापन की समस्या होती है, पर्यावरणीय प्रभाव। ताप विद्युत अनवीकरणीय है, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों से मुख्यतः प्राकृतिक गैस से निर्मित की जाती है। कोयला, गैस, डीजल। सिंगरेनी, कोरबा, विंध्याचल, फरक्का अनेक ऐसे जल ताप विद्युत केंद्र हैं। भारत में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का ही उपयोग है, ठीक। ताप विद्युत का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। यह निरंतर बिजली उत्पादन में सहायक है, तकनीक विकसित की है। वायु प्रदूषण बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, अम्लीय वर्षा की संभावना बढ़ती है। परमाणु ऊर्जा अनवीकरणीय है, याद रखिएगा, परमाणु अनवीकरणीय लेकिन स्वच्छ ऊर्जा में माना जाता है। यूरेनियम, तारापुर, रावतभाटा, काकराबाद, कुर्नकुलम, नरोरा उत्तर प्रदेश में है आपके, याद रखिए, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। फिर होता है सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, ठीक। अनेक क्षेत्रों में इसके प्लांट लगाए जा रहे हैं। पवन ऊर्जा, सरकार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि के क्या नाम है, लागत विस्तार या उत्पादन में अनेक प्रकार की सहायता कर रही है। बायोगैस नवीकरणीय है, ज्वारी ऊर्जा नवीकरणीय है, भूतापी नवीकरणीय है, ठीक। तो ये मुख्यतः इस तरह से हैं, देखिएगा। ये तो जल विद्युत इंडिकेट किया है, लेकिन ये पूरा नहीं, पूरे भारत में ऐसे केंद्र बहुत हैं। तो जल विद्युत नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा है। भारत में बिजली उत्पादन सबसे बड़ा स्रोत ताप विद्युत का है, मतलब कोयला प्राकृतिक गैस से। परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम प्रमुख तत्व है। भाखड़ा नंगल सोलर पार्क नहीं, भडला सोलर पार्क। प्रश्न है राजस्थान के किस क्षेत्र में भडला में सोलर पार्क बनाया गया? राजस्थान में, ठीक। भडला याद मत भूलिएगा नहीं। तमिलनाडु पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य है। बायोगैस मुख्यतः मीथेन तत्व होता है। कच्छ और खंभार की खाड़ी में ज्वारी ऊर्जा की संभावना है। पूगा घाटी लद्दाख में है, भूतापी ऊर्जा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब देखिए, कुछ तत्व हैं, इसको याद कर लीजिए जल्दी जल्दी में। खनिज क्या है? प्राकृतिक अकार्बनिक निश्चित रासायनिक संगठन वाले पदार्थ होते हैं। ये अनवीकरणीय होते हैं। भारत में अधिक
कांच धात्विक प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। लौह अयस्क उद्योगों का आधार है। मैग्नेटाइट क्या है? सर्वोत्तम किसका लौह अयस्क है? हेमेटाइट भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ की उच्च गुणवत्ता वाली लोहे की खान है। मैग्नीज इस्पात उत्पाद निर्माण में प्रयोग किया जाता है। भारत में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य उड़ीसा है। खेतड़ी खान राजस्थान तांबा उत्पादन। मलजखंड मध्य प्रदेश सबसे बड़ी तांबा की खान। ठीक। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट का निर्माण अपक्षय क्रिया से होता है। अभ्रक उत्कृष्ट विद्युत रोधक तत्व है। कोडरमा झारखंड अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। कोयला जो होता है जीवाश्म ईंधन है। ठीक। चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य तत्व होता है। चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट। बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयले का प्रकार है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम पृष्ठ का कोयला होता है। नेवेली तमिलनाडु में मुख्यतः लिग्नाइट कोयले की सबसे निकृष्ट जो अवस्था होती है लिग्नाइट की, वह तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में पाया जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। याद रखिएगा, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि पेट्रोलियम जब प्यूरिफायर करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या डामल इत्यादि का निर्माण नहीं कर लिया जाता तब तक वो काले कलर का होता है, इसलिए उसे काला सोना कहा जाता है। याद रखिए कि पेट्रोलियम जो होता है शुरू में जब खदान से निकलता है, यहाँ से निकला पाइप से, तो ये जो 5 लीटर निकला ये काला होता है, इसलिए काला सोना कहा जाता है। अब जब ये कंपनी में जाएगा तो वहाँ से अलग जिसके सब्स्टिट्यूट तत्व जो होते हैं वो निकाले जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल। ठीक। मुंबई हाई अपतटीय तेल क्षेत्र है। डिगबोई सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। CH4SHVJ भारत का प्रमुख गैस पाइपलाइन है। जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा है। भाखड़ा नंगल जल विद्युत परियोजना है। नौरौरा उत्तर प्रदेश की परमाणु संयंत्र इकाई है। कुडनकुलन तमिलनाडु में। भडला सोलर पार्क राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी सौर पार्कों में से एक है। ठीक। बायोगैस तमिलनाडु पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य है। बायोगैस का मुख्य उद्देश्य मीथेन का प्रसार करना होता है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होती है। कच्छ और खंबात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा का प्रमुख प्रसिद्ध है। पूगा घाटी लद्दाख क्षेत्र में। ठीक। लौह अयस्क जो होता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक में मुख्यतः पाया जाता है लौह अयस्क। ठीक। तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। बॉक्साइट क्या होता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। ठीक। पेट्रोलियम असम, गुजरात। मुंबई हाई राजस्थान। नवीकरणीय ऊर्जा में सौर, पवन, जल विद्युत, भूतापी, बायोगैस और ज्वारी। इस तरह से देखेंगे तो अनेक चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ जैसे प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रमुख लौह अयस्क है, तो भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट पाया जाता है। ठीक। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है कोयले को, मान लीजिए कोयला है। ठीक। नहीं, सॉरी, काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का प्रमुख अपतटीय क्षेत्र तेल क्षेत्र कौन सा है? अपतटीय। तांबे की खान जो होती है वो खेतड़ी में है। अभ्रक उत्पादन में इस तरह से देखेंगे अगले प्रश्न में। अभ्रक विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है तो कोयला। HVJ में किससे संबंधित है? ये आप लोग कमेंट बताइए। ठीक। कुछ चीजें आप लोग कमेंट बताइए। नेवेली पेट्रोलियम उत्पादन के लिए है। ठीक। या लिग्नाइट के लिए नेवेली।
नरोरा उत्तर प्रदेश में है आपका। ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कच्छ की खाड़ी में है। आठ का बी होगा गैस पाइपलाइन। हजीरा से शुरुआत होकर गुजरात के दिल्ली की तरफ जा रही है, गैस पाइपलाइन है। भडला सोलर पार्क राजस्थान में है। ठीक। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या है? तो यह मीथेन है। प्राकृतिक गैस अर्थात नेचुरल गैस। ठीक। पवन ऊर्जा तमिलनाडु हो जाएगा आपका। ठीक। और सही युग में सुमेलित नहीं है, लास्ट में हो जाएगा ए कोडरमा अभ्रक। हेमेटाइट प्रमुख लौह अयस्क है जो भारत पाया जाता है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम गुण का माना जाता है। गुणवत्ता इसकी अच्छी होती है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। मुंबई हाई पेट्रोलियम। HVJ गैस पाइपलाइन। कोडरमा अभ्रक। नेवेली लिग्नाइट नरोरा उत्तर प्रदेश। परमाणु ऊर्जा भडला सौर पार्क राजस्थान। कच्छ की गाड़ी ज्वारी और पूगा घाटी भूतापी ऊर्जा। ठीक। अब देखिए नवीकरणीय अनवीकरणीय, अगर आपसे बहुत बार पूछा जाता है कौन सा नवीकरणीय में शामिल है, कौन सा नवीकरणीय में शामिल नहीं है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ताप ऊर्जा, ये सब समाप्त है, मतलब ये नवीकरणीय नहीं है। ठीक। नवीकरणीय कौन से हैं? गैर पारंपरिक या नवीकरणीय, जल विद्युत, सौर, पवन, बायोगैस, ज्वारी और भूतापी। ठीक। तो ये चीजें याद रखिएगा, यही प्रश्न में पूछा जाता है। जैसे खनिज में देखिए, खनिज का वर्गीकरण करेंगे तो धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज 3 वर्गों में होता है। अब और पहले तो सिर्फ धात्विक अधात्विक माना जाता था, अब नए में ऊर्जा खनिज को भी शामिल किया गया अलग से। तो लौह धातु जिसमें लोहे का अंश हो, लौह अयस्क, मैग्नीज और निकल तथा कोबाल्ट। अलौह में तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज में सोना, चांदी, प्लेटिनम। ठीक। अधात्विक में फिर अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चुनास्म, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर आदि अधात्विक खनिज में आते हैं। ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आता है। ठीक। सिर्फ 3 चीजें। अब इसको देखिएगा, ये मुख्यतः लौह अयस्क खाने, ये किससे संबंधित है? लौह अयस्क की खान। ठीक। लौह अयस्क निर्यातक पत्तन, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक, इसका चित्रण करके दर्शाया गया है। ठीक। जैसे गया, हजारीबाग, सुंदरगढ़, अमरकंटक, बिलासपुर, बालाघाट, नागपुर, ये सभी जो हैं, ये जो फिगर दिए गए हैं, ठीक, इसी फिगर से संबंधित इनका प्रदर्शन किया गया। जैसे लौह अयस्क खाने चित्रदुर्ग, कंद्रेमुख, चिकमंगलुरु, तुमकुर, ये सभी कर्नाटक के प्रमुख लौह अयस्क खदानें हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इनका लाल रंग से इंडिकेशन किया गया है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत कौन कौन से हैं? कोयला, कोयला खाने, तेल क्षेत्र, प्राकृतिक गैस, HVJ पाइप गैस, क्या नाम है, गैस पाइपलाइन। ठीक। तो ये गैस पाइपलाइन है आपकी, जो दिल्ली के क्षेत्र में उसके आसपास क्षेत्र तक विस्तारित है, गुजरात से लेकर गुजरात के हजीरा से। अब देखिए कोयला खाने कौन से हैं? सिंगरौली है, बोकारो, झरिया, रानीगंज, कोरबा, तलचर, सिगरेनी, ये सभी कोयले की खदानें हैं। फिर तेल क्षेत्र दिया है। ठीक। तेल क्षेत्र देखेंगे तो ज्यादातर इधर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। प्राकृतिक गैस और HVJ गैस पाइपलाइन। इसमें देखिए आणविक और तापीय विद्युत केंद्र के नाम दिए गए हैं। ठीक। तापीय और आणविक जो प्रमुख केंद्र हैं परमाणु ऊर्जा, मतलब विद्युत उत्पादन के, जैसे रावत भाटा राजस्थान में है। ठीक। काकरापार गुजरात में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम आपका आंध्र प्रदेश, वो क्या नाम है, मद्रास में है। तो इस तरह से देखेंगे तो अनेक, या नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक।
साथ ही साथ तापी दिया है, तापी तो अनेक केंद्र होते हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न ले लीजिए, 3-4 ठो हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो मुख्यतः कोयला हो जाएगा। ठीक, झारखंड की कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ये देख लीजिएगा। मोनाजाइट बालू से क्या प्राप्त किया जाता है? थोरियम प्राप्त किया जाता है। ठीक, थोरियम प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित चट्टानों में इसके चट्टान में स्तर में खनिजों का निक्षेपण संचयन ज्यादा है, तो क्या है? खनिजों का निक्षेपण मुख्यतः आग्नेय और कायांतरित दोनों हो जाएगा, लेकिन इसमें आग्नेय ये देखना पड़ेगा, इसमें शायद इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको हम बताएंगे। इस तरह से हमने क्लास 10th की ज्योग्राफी, ठीक, क्लास 10 की ज्योग्राफी के संदर्भ में आपको बताया। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे ज्योग्राफी क्लास 10 की एनसीईआरटी के एक और वीडियो के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लोगों तक शेयर करिए। पीसीएस 2026 को मौका छोड़िएगा नहीं। आप लोगों की इतनी तैयारी कराई जाएगी कि प्री पास हो जाएं और मुख्य परीक्षा की तैयारी फिर कराई जाएगी। जय हिंद साथियों।